एक 17 साल का लड़का घर से निकलता है, पर किसी करियर की तलाश में नहीं। वो अगले 2 सालों तक भारत के नक्शे से गायब हो जाता है। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन और ना ही कोई ठिकाना। दुनिया को लगता है वो सन्यासी बन गया, पर सच इससे कई ज्यादा डीप है। हिमालय की उन बर्फीली गुफाओं में जहाँ ऑक्सीजन कम होता है और सन्नाटा ज्यादा, उस लड़के ने मौत को करीब से देखा। दिमाग की उन लेयर्स को खोला जो एक आम इंसान पूरी जिंदगी नहीं खोल पाता। आज हम उनकी कुर्सी या पॉलिटिकल करियर की नहीं, उन 700 दिनों की बात करेंगे जो एक चाय वाले को भी नरेंद्र मोदी बनाने का असली ब्लूप्रिंट है। अगर आपने इन 2 सालों की मिस्ट्री को समझ लिया, तो आप समझ जाएंगे कि उन्हें आज भी हराना नामुमकिन क्यों है। इन 2 सालों में वो कहाँ थे? वो भटक रहे थे ऋषिकेश से लेकर ज्ञानगंज तक की उन रहस्यमय वादियों में जहाँ कहा जाता है कि आज भी सिद्ध पुरुष रहते हैं। हिमालय में उन्होंने बिना किसी गर्म कपड़े के बर्फीली ठंड में रातें गुजारी। वहां उन्होंने प्राणायाम की वो विधियां सीखी जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया किसी क्राइसिस में घबरा जाती है, तब मोदी जी का ब्लड प्रेशर 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं जाता। उन्होंने मौत का डर उन्हीं गुफाओं में छोड़ दिया था। 2 साल तक ना तो उनका कोई दोस्त था, ना कोई परिवार। उन्होंने सीखा कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो वापस लौटे, तब वो एक इमोशनल स्टोन बन चुके थे। उन्हें ना किसी की तारीफ से फर्क पड़ता था और ना ही किसी की गाली से। इसे साइकोलॉजी में स्टोसिज्म कहते हैं। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां आपका दिमाग किसी भी इमोशन का गुलाम नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो वापस क्यों आए। कहते हैं हिमालय में एक योगी ने उन्हें देखकर कहा था कि तुम्हारी मंजिल ये गुफाएं और पहाड़ नहीं, बल्कि भीड़ है। तुम्हें लोगों के बीच रहकर उन्हें लीड करना है। वो 2 साल उनका वनवास नहीं, उनकी ट्रेनिंग थी। उन्होंने दिमाग को इतना शांत कर लिया था कि अब वो शोर में भी सबसे बेहतर फैसला ले सके। तो चलिए जानते हैं उनकी इस हैरत अंगेज जर्नी के वो 3 राज जो एक इंसान को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। सीक्रेट नंबर 1, 700 दिनों का मिस्टीरियस वनवास। दुनिया के लिए वो सिर्फ 2 साल थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए वो एक रीबर्थ यानी पुनर्जन्म था। 1967 में जब वो घर से निकले, तब उनके झोले में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक तलाश थी। लोग पूछते हैं वो कहाँ गए थे। वो भटक रहे थे हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहाँ ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन वहाँ उन्होंने दिमाग को बंद नहीं, बल्कि सुपर एक्टिव बनाना सीखा। यहाँ 3 मिस्ट्रीज हैं। दी सर्वाइवल कोड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान बिना किसी मॉडर्न गियर के -डिग्री टेम्परेचर में कैसे बच सकता है? वहाँ उन्होंने तपोशक्ति और प्राणायाम की वो गुप्त विधियाँ सीखी जो शरीर के अंदर की गर्मी को कंट्रोल करती हैं। यही वजह है कि आज गर्मी हो या सर्दी, वो बिना थके घंटों तक भाषण दे पाते हैं। सेकेंड मिस्ट्री इज द साइलेंट ट्रीटमेंट। इन 2 सालों में उन्होंने महीनों तक मौन रखा। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बोलना बंद करते हैं, तब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर 100x बढ़ जाती है। वो लोगों को देखकर उनका अगला कदम पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल सिर्फ खामोशी को सुना है। थर्ड मिस्ट्रीज, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि वो वापस क्यों आए। हिमालय में उन्हें समझ आ गया था कि संन्यास का मतलब पहाड़ों में छुपना नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच खड़े रहना है। वो वहां से एक ब्लूप्रिंट लेकर वापस लौटे कि कैसे एक आम लड़का पूरे देश की किस्मत बदलेगा। जब वो 2 साल बाद वापस लौटे, तब वो पुराने नरेंद्र नहीं थे जो घर से निकले थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े लोगों को डरा रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा सीक्रेट है द जर्नी ऑफ एन अनसीन लीडर। नरेंद्र मोदी की जिंदगी को लोग अक्सर सिर्फ पॉलिटिक्स के चश्मे से देखते हैं, लेकिन उनकी असली जर्नी उन मिस्टीरियस बरसों में छुपी है जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। सोचिए, एक नौजवान जो सब कुछ छोड़कर हाथ में एक जोड़ा कपड़ा लेकर हिमालय की वादियों में निकल जाता है, वो कोई करियर बनाने नहीं, बल्कि खुद को खोजने गया था। उन 2 सालों की स्पिरिचुअल साधना ने उन्हें एक मेंटल टफनेस दी जो आज उन्हें 18 घंटे काम करने की ताकत देती है। वही एकांत उनकी एनर्जी का असली पावर हाउस है। लेकिन ये सन्यासी सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं था। जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, तब उनका एक नया और हैरान कर देने वाला रूप सामने आया।
एक ऐसा वक्त था जब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। तब ये शख्स एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज बन गया। कभी सरदार जी की पगड़ी पहनकर तो कभी एक बुजुर्ग बनकर वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे और अंडरग्राउंड रहकर डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ते रहे। वो साइकिल पर घूमते, बैंड लिटरेचर बनाते और नेताओं को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। यही वो वक्त था जब उन्होंने सीखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे एक इनविजिबल नेटवर्क खड़ा किया जाता है। उनका ये अडाप्टेबल नेचर उन्हें उन नेताओं से अलग बनाता है जो सिर्फ एसी कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं। दुनिया उन्हें एक डिजिटल लीडर मानती है, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी से इश्क तब शुरू हुआ जब लोग कंप्यूटर के बारे में जानते तक नहीं थे। 80s के उस दौर में भी वो हमेशा वक्त से आगे सोचते थे। इन सबसे बढ़कर जो चीज़ उन्हें सबसे मिस्टीरियस बनाती है वो है उनका डिटैचमेंट, यानी वैराग्य। एक तरफ वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनका अपने परिवार के साथ रिश्ता बिल्कुल एक साधु जैसा है, जहाँ ना तो कोई मोह है ना कोई लालच। उनकी यही योगी वाली इमेज जब एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलती है, तब वो एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जिसने जीरो से शुरू करके दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक का सफर तय किया। नाउ द थर्ड सीक्रेट इज द साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2001 गुजरात एक भयानक अर्थक्वेक से कांप रहा था। हजारों लोग मारे गए, शहर के शहर मलबे में कन्वर्ट हो गए। ठीक उसी वक्त एक ऐसे शख्स को गुजरात की कमान सौंपी गई जिसके पास सरकार चलाने का जीरो एक्सपीरियंस था। लोगों ने कहा, ये तो एक आम संगठन का आदमी है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे हैंडल करेगा। लेकिन यही वो वक्त था जब दुनिया ने उनका साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूप देखा। जब लोग रोना रो रहे थे तब ये शख्स कच्छ के तपते रेगिस्तान में टेंट लगाकर बैठ गया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स नहीं दिए, बल्कि उन्हें एक विजन दिया। जहां लोग कह रहे थे कि कच्छ कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, वहां उन्होंने कुछ ही सालों में रण उत्सव शुरू कर दिया और उस बंजर जमीन को दुनिया का टूरिस्ट हब बना दिया। उनका काम करने का तरीका किसी पुराने नेता जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक कॉरपोरेट सीईओ जैसा था। फास्ट, डेटा ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। उन्होंने गुजरात को अंधेरे से निकालकर एक पावरफुल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और वाइब्रेंट गुजरात के जरिए विदेशी इन्वेस्टमेंट की लाइन लगा दी। वो चुपचाप काम करते रहे जबकि बाहर उनके खिलाफ हंगामा होता रहा। उनका राज ये था कि वो शोर का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि डेवलपमेंट से देते थे। उन्होंने एक ऐसा गुजरात मॉडल तैयार किया जिसने देश के हर कोने में रहने वाले इंसान को उम्मीद दी कि अगर एक राज्य बदल सकता है तो मेरा पूरा देश क्यों नहीं। वही साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की गूंज थी जिसने 2014 में उन्हें गुजरात के सीएम से उठाकर सीधा इंडिया का पीएम बना दिया। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी है उस रेजिलियंस की जो सिखाती है कि अगर आपका इरादा नेक हो तो आप मलबे से उठकर भी एक ब्राइट फ्यूचर खड़ा कर सकते हैं। हम जब दूर से किसी का सक्सेस देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार उसका नसीब कितना अच्छा है। हम उसे डेस्टिनी का नाम देकर साइड हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि पर्दे के पीछे का स्ट्रगल सबका सेम है। उनका भी वैसा ही था जैसे आज आपका और मेरा है। वही अनसर्टेनिटीज, वही रिजेक्शन और वही अकेलापन जो हम रोज महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि जब किस्मत उनका टेस्ट ले रही थी तब उन्होंने क्विट नहीं किया। उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि सक्सेस कभी फ्री में नहीं मिलती। ये उस मेहनत का फल है जो आपने तब की थी जब आपको कोई नहीं देख रहा था। तो याद रखना, इट इज़ नॉट ऑलवेज डेस्टिनी। कभी कभी ये सिर्फ एक इंसान की वो जिद होती है जो किस्मत से ज़्यादा मजबूत निकल जाती है। इसीलिए जब तक वो मिल ना जाए जो आप चाहते हो, तब तक क्विट करने की सोचना भी मत। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।